हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ग्रामसी को पढ़ेंगे। और ग्रामसी में बेसिकली हम ग्रामसी के आइडियाज़ को दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो पार्ट बनाने का मतलब है कि वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी बड़ी होगी, इसीलिए हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में कुछ हम ग्रामसी के आइडियाज़ को देखेंगे, फिर सेकंड पार्ट में कुछ आइडियाज़ को देखेंगे, और सेकंड पार्ट में ही हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरीके से हम ग्रामसी को दो पार्ट में करके पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाए और चीज़ों को समझना भी आसान हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लेंगे यहाँ पर 1891 में इसका जन्म होता है और 1937 में इसकी डेथ हो जाती है या इसकी मृत्यु हो जाती है। देखो, ग्रामसी को पढ़ने से पहले आपके मन में एक आइडिया होना चाहिए कि ग्रामसी कैसा विचारक है। क्या यह मार्क्सवादी विचारक है या यह नौ मार्क्सवादी विचारक है। ठीक है, तो ग्रामसी बेसिकली एक नौ मार्क्सवादी विचारक है। अब नौ मार्क्सवादी विचारक तो है ये, पर ग्रामसी का जो मेन विचार है वो हेजीमनी को लेकर के है, या ये कह लें कि आधिपत्य को लेकर ग्रामसी का प्रमुख विचार माना जाता है। और इसी आधिपत्य के विचार को हम एक एक करके समझेंगे आज। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जब ग्रामसी अपने विचारों को देता है, जिस समय ग्रामसी अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करता है, उस समय इटली में जो है मुसोलिनी का शासन चल रहा है अभी। ठीक है, मुसोलिनी का शासन चल रहा है, जो कि एक तानाशाही शासक है। और मुसोलिनी नहीं चाहता है कि इटली में कोई भी इंटेलेक्चुअल क्लास आए, कोई भी बौद्धिक व्यक्ति आए जो मुसोलिनी के शासन का विरोध कर सके। इसीलिए मुसोलिनी कहता है कि मैं ग्रामसी जैसे बुद्धिजीवी व्यक्तियों को 20 साल तक और नहीं देखना चाहता हूं। इसी संदर्भ में वो क्या करता है, मुसोलिनी ने ग्रामसी को उठाकर जेल में डाल दिया। और जेल में रहते हुए ग्रामसी ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी, द प्रिजन नोटबुक। द प्रिजन नोटबुक। ठीक है, ग्रामसी की और भी फेमस बुक है द मॉडर्न प्रिंस, है ना, जो कि मैकियावेली की प्रिंस, जो मैकियावेली ने प्रिंस रचना लिखी, उसी से प्रभावित होकर इसने द मॉडर्न प्रिंस नामक रचना लिखी। तो इन सब चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि बेसिकली एक हमारा एक शॉर्ट में एक रिकैप तैयार हो जाता है कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो देख लेते हैं ग्रामसी के क्या क्या आइडियाज को आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिकली इसमें 7-8 आइडियाज दे रखे हैं, आपको देखना है। जैसे प्रभुत्व का सिद्धांत या आधिपत्य का सिद्धांत है, नागरिक समाज और राजनीतिक समाज की संकल्पना कैसी है, मॉडर्न प्रिंस क्या है ना, क्रांति की रणनीति क्या है इसकी, और युद्ध के बारे में इसने स्थितियों के युद्ध और गतिशील युद्ध की बात जो की है वो क्या है, बुद्धिजीवियों की संकल्पना की बात की है वो क्या है, कितने टाइप्स के इसने बुद्धिजीवी बताए हैं, है ना। फिर राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता क्या है, फिर मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद व ऐतिहासिक भौतिकवाद का इसने खंडन किया है। अब आप लोग गलती क्या करते हैं, सारी चीजों को आप अलग अलग करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, जहां से आपके लिए कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहां से आपको समझना थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती हैं वहां से। ठीक है, तो सारे टॉपिक क्या है, इंटरकनेक्टेड है। आप किसी भी चीज को अलग से नहीं पढ़ेंगे, तो आप एक समराइज वे में सारी चीजों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर आप यहां पर देखेंगे हेजीमनी एंड कल्चरल डोमिनेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी, द मॉडर्न प्रिंस, द स्ट्रेटजी ऑफ रेवोल्यूशन, वॉर ऑफ पोजिशन एंड वॉर ऑफ मैनवर। ठीक है, मोबाइल वॉर की जगह वॉर ऑफ मैनवर कर लीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। ठीक है, रिफ्यूटेशन ऑफ मार्क्स इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन एंड डिटर्मिनिज्म एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो ये सारी चीजें आज हम कार्ल मार्क्स के ग्रामसी के विचारों में पढ़ने वाले हैं, और एक एक करके सारी चीजों को हम सीखेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी हमें। और लगभग हमारी वीडियो आज 17 दिन के बाद आ रही है ना। लास्ट वीडियो मैंने 27 अक्टूबर को अपलोड किया था, और जिस दिन मैं मुंबई जा रहा था। ठीक है, मैंने बोला था कि मैं 4 तारीख तक आ जाऊंगा और 4 तारीख से वीडियो कंटिन्यू करूंगा। हालांकि अभी भी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, मेडिसिन पे हूँ, और थोड़ी सी कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम अभी बनी हुई है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको बोलने में अगर कहीं भी अगर ऐसा लगे कि थोड़ी सी खांसी आ रही है, तो आप प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिए और अपना फोकस सीखने पर लगाएं। और चीज़ें जो भी होंगी
आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से सिखाया जाएगा। और प्लीज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए ग्रामसी के बारे में बेसिक चीजें सीखते हैं। ग्रामसी का एक सामान्य परिचय देखते हैं। ग्रामसी का जन्म जो है 22 जनवरी 1891 को इटली के सार्डिनिया प्रांत के अलेस गांव में हुआ था इसका जन्म। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको बेसिक सीखनी पड़ती हैं। एंटोनियो ग्रामसी इटली के रहने वाले थे, ठीक है। ये महान नव मार्क्सवादी विचारक, इटली की कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक भी था ग्रामसी। तो ये चीज भी आप याद रखना है आपको। इटली की कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक है और इटालियन संसद का यह सदस्य भी था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आप इनको याद रखेंगे। ग्रामसी वाज बोर्न ऑन 22 जनवरी 1891 in the village of Alesi in the Sardinia province of Italy. Antonio Gramsci was a resident of Italy. He was a great neo-Marxist thinker, founder of the Italian Communist Party. ठीक है, इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी का ये क्या है, फाउंडर रह चुका है। एंड मेंबर ऑफ द इटालियन पार्लियामेंट। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि यह इटालियन पार्लियामेंट का मेंबर भी रह चुका है। तो ये ग्रामसी के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं। आगे देख लेते हैं ग्रामसी की बेसिक चीजों के बारे में और क्या क्या है यहाँ पर। यह नव मार्क्सवादी भाषा विज्ञानी तथा मानववादी भी था, ठीक है। इसकी भाषा पर पकड़ और मानवतावादी विचार भी इसके विचारों में आपको देखने को मिलेंगे। फिर 1926 में मुसोलिनी की फासिस्ट सरकार ने उन्हें क्या कर दिया, बंदी बना लिया या जेल में डाल दिया। क्यों डाला गया इनको जेल में, क्योंकि मुसोलिनी एक तानाशाही सरकार चला रहा था और कोई भी तानाशाही सरकार जो होती है वो कभी भी नहीं चाहती कोई भी व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचारों को व्यक्त कर सके। स्वयं मुसोलिनी व सरकारी वकील की यह दलील थी कि हमें इस प्रकार के मस्तिष्क को आगामी 20 वर्षों तक के लिए काम करने से क्या करना पड़ेगा, रोकना होगा। क्योंकि ग्रामसी जैसे विचारक बुद्धिजीवी विचारक था यह, ठीक है। तो ग्रामसी एक बुद्धिजीवी विचारक था जिसने यह तर्क दिया, जिसने यह समझाने का प्रयास किया कि समाज में कैसे बुर्जुआ वर्ग, कैसे अमीर वर्ग, कैसे शासक वर्ग अपना आधिपत्य या अपनी हेजीमनी स्टैब्लिश करते हैं। तो जब यह जनता को बताने लगा तो जनता के मन में आइडिया आया, जनता क्वेश्चन करने लगी सरकार से। तो ऐसे में मुसोलिनी ने कहा कि यह तो हमारे प्रति क्या हो गया, विद्रोह हो जाएगा। ऐसे में मुसोलिनी सरकार नहीं चला पाएगा। तो इसीलिए मुसोलिनी और उसके सरकारी वकीलों की क्या दलील थी, क्या बातें थी, वह कहता है कि हमें इस प्रकार के बुद्धिजीवी व्यक्ति अगले 20 साल तक नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये बुद्धिजीवी ऐसे बात करते रहेंगे, क्वेश्चन पूछते रहेंगे, तो हमारी जो ये तानाशाही सरकार है ये समाप्त हो जाएगी और जनता की सरकार आ जाएगी, या कह लें फिर सर्वहारा की सरकार आ जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी आपको, उम्मीद करता हूं। ही वॉज अ न्यू मार्क्सिस्ट लिंग्विस्ट एंड ह्यूमनिस्ट। इन 1926 मुसोलिनी फासिस्ट गवर्नमेंट अरेस्टेड हिम। ठीक है, 1926 में इसको क्या कर लिया गया, मुसोलिनी की फासिस्ट गवर्नमेंट ने इसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। मुसोलिनी हिमसेल्फ एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर्ग्यूड दैट वी हैव टू स्टॉप सच अ माइंड फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम द नेक्स्ट 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये कोटेशन है, आपको इन कोटेशंस को थोड़ा सा अपने नोट्स में, अपने कॉपी में ऐड करना पड़ेगा, चीजों को याद करनी पड़ेंगी और सारी चीजों को आप एक नोट्स बनाए जरूर अपना प्रॉपर, क्योंकि एग्जाम में यही नोट्स आपका रेपिटेशन करता है और यही एग्जाम में नोट्स आपका काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ग्रामसी को 20 साल की सजा हो गई और इसको 20 साल के लिए जेल में डाल दिया। ठीक है, फिर उसका जेल में रहते हुए इसका हेल्थ सही नहीं था, खराब स्वास्थ्य हो गया, इसका बीमारियों से ग्रसित हो गया और इसी परिस्थितियों में क्या हुआ, इसकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। और जेल में ही रहकर इसने एक फेमस बुक लिखी, द प्रिजन नोटबुक। द प्रिजन नोटबुक। ठीक है, चलिए ग्रामसी कार्ल मार्क्स के साम्यवाद, ध्यान रखना, हेगेल की चेतना और इटली के विद्वान बेनेडिटी क्रॉसे, ठीक है, कि नागरिक समाज की अवधारणा से क्या था, प्रभावित था। तो अब क्वेश्चन यहां से बन सकता है
कि साम्यवाद का प्रभाव ग्रामसी से इसने लिया, चेतना की अवधारणा इसने हेगेल से ली, और बेनेडिटी क्रोसे जो है नागरिक समाज की अवधारणा जो है इससे इसने एक्सेप्ट किया। तो कुछ चीजों को आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, इनको ऐड करते चलना है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ग्राम्स्की वाज sentenced to 20 years in the prison. He died in circumstances of poor health and diseases. Gramsci was influenced by the Karl Marx communism, Hegel's consciousness, and the concept of civil society of Italian scholar Benedetti Croce. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके सीखनी है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको आपको स्टार बना दूंगा या हाईलाइटेड फॉर्म में आपको दिखेंगी वो। फिर आगे देखते हैं सामान्य परिचय में ही ग्राम्सी ने अपनी संकल्पनाओं की अधिकांश शब्दावली किससे ली है, मैकियावेली और क्रोसे से ली हुई है। यानी कि ग्राम्सी ने जो शब्दावली का प्रयोग अपनी पुस्तक में किया है, अपनी भाषा में किया है, उन सब संकल्पनाओं में जो किया है उन सब शब्दावलियों को उसने मैकियावेली से लिया है, ठीक है, और क्रोसे से लिया है। ग्राम्सी हेगेलियन मार्क्सवाद का अग्रणी विद्वान भी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछता है कि ग्राम्सी, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है नेट के पेपर में, आपको भी मैं लास्ट में क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, सेकंड पार्ट वाले में, कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ठीक है। प्रैक्सिस का दर्शन आया हुआ है इस पे, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रैक्सिस का दर्शन जो है, ग्राम्सी ने प्रैक्सिस का दर्शन अपना कहां से लिया है, तो हेगेलियन से लिया है, ठीक है। हेगेलियन से इसने प्रैक्सिस का दर्शन अपना लिया हुआ है। तो आगे वो चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, आगे आपको अब देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक टर्म्स आ गया था हेगेलियन, तो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। ग्राम्सी ने मार्क्सवाद को हेगेलियन तरीके से समझने का प्रयास किया है, ठीक है। अब देखो ग्राम्सी ने मार्क्सवाद को हेगेलियन तरीके से कैसे समझा है, कि हीगल ने कैसे बताया कि वाद प्रतिवाद और संवाद, ठीक है, वाद प्रतिवाद और संवाद, इनमें क्या होता है, इनमें संघर्ष होता रहता है। जो चीजें खराब होती हैं वो पीछे रह जाती हैं और आगे की चीजें आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होगा, तो वाद और प्रतिवाद के जो अच्छे गुण होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं संवाद की तरफ, लेकिन संवाद भी कुछ समय के बाद क्या होता है, वाद बन जाता है। तो ग्राम्सी ने मार्क्सवाद को हिगेलियन तरीके से समझने का प्रयास किया है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। Gramsci has taken most of the terminology of his concepts from Machiavelli and Croce. Gramsci is a leading scholar of Hegelian Marxism. Gramsci has attempted to understand Marxism in the Hegelian way. ठीक है, तो ग्राम्सी ने जो मार्क्सिज्म को समझने का प्रयास किया है वो किस वे में समझने का प्रयास किया है, तो हिगेलियन वे में समझने का प्रयास किया हुआ है। अब ग्राम्सी की कुछ बुक्स हैं, इनको देख लेते हैं। द प्रिजन नोटबुक, ये 1971 में क्या होती है, पब्लिश होती है। ये नोट्स ग्राम्सी ने 1926 से 1937 के बीच लिखा, जब यह जेल में था 20 सालों के लिए, ठीक है, जब यह जेल में था। लेकिन ये पब्लिश कब होती है, 1971 में, ठीक है। द थियरी ऑफ जस्टिस एक बुक है जॉन रॉल्स की, यह भी 1971 में पब्लिश होती है। तो दोनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि 1971 में और क्या क्या विश्व स्तर पर क्या घटनाएं हुई और कौन कौन सी बुक्स इस टाइम में पब्लिश हुई। ऐसा नहीं कि आप ग्राम्सी पढ़ रहे हैं तो ग्राम्सी तक ही सीमित हो। अब देखेंगे आप जैसे कोल्ड वॉर के टाइम क्या चल रहा है, 1971 में कोल्ड वॉर में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है ना। तो वो सारी चीजों को भी आप, जब एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो एक अगर डेट पाता है उस डेट को अलग अलग डायमेंशंस में कनेक्ट करने का प्रयास करता है। फिर इसकी अगली बुक है द मॉडर्न प्रिंस। यह पुस्तक मैकियावेली ने प्रिंस बुक लिखी थी, उसी से प्रभावित होकर इसने मॉडर्न प्रिंस लिखी, ठीक है। यह पुस्तक इसने पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया, यह कंप्लीटली यह लिख नहीं पाया। फिर इसकी अगली बुक है द रेवोल्यूशन अगेंस्ट दास कैपिटल, 1970 में लिखी, जो कि यह बुक नहीं है, यह एक लेख है, ठीक है, जो उन्होंने रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय लिखा था, ठीक है। 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है, तो इस बोल्शेविक क्रांति के समय इसने एक बुक लिखी द रेवोल्यूशन अगेंस्ट दास कैपिटल। जिसमें मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवादी अवधारणाओं का इसने क्या किया है, आलोचना किया है, यह कह लें
मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद या मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद की संकल्पना की आलोचना की है किस पुस्तक में? द रेवोल्यूशन अगेंस्ट दास कैपिटल। फिर इसकी अगली पुस्तक है द ग्रेट एंड टेरेबल वर्ल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। द प्री प्रिजन लेटर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें ऊपर की तो आपको याद रखनी है, बट ये ग्रेट एंड टेरेबल वर्ल्ड वाली बुक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। फिर आगे 1914 में इसने एक पत्रिका का पब्लिकेशन की संपादन किया, ठीक है, ग्रीदो डेल पोपोलो, ठीक है, ये एक इसका मैगजीन था। इस मैगजीन का इसने एडिटर बना या एडिट किया इसको, तो ग्रीदो डेल पोपोलो, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप अगर ऐसे कॉमनली पढ़ते जाएंगे चीजें आपको याद होती जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ हम इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इसने क्या क्या सिद्धांत दिया है। अगर कुछ गलतियां हो टाइपिंग में तो आप उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा, अभी मैं इसको बाद में करेक्शन करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए आधिपत्य का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आधिपत्य का मतलब क्या है, हेजीमनी क्या होती है ना, ये सारी चीजें आपको, डोमिनेंस क्या होता है, ये बेसिक चीजें आपको पता होता है कि डोमिनेंस हमेशा नेगेटिव वे में होता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके ऊपर मैं अपना पूरा प्रभाव बनाऊं कि आपको क्या करना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितना पढ़ाई करना है, कितना पढ़ाई नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है। अगर ये सारी चीजें मैं आपके लिए डिसाइड करना शुरू करूं तो इसका मतलब है कि मेरा आधिपत्य जो है या मेरी हेजीमनी जो है आपके ऊपर स्टैब्लिश हो चुकी है, ठीक है। तो आधिपत्य हमेशा नेगेटिव वे में ले आता है, कभी भी यह पॉजिटिव वे में नहीं होता, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आधिपत्य है क्या वास्तव में। आधिपत्य का अर्थ सामान्यतः नकारात्मक रूप में लिया जाता है, जिसे प्रभुत्व का पर्याय माना जाता है, ठीक है, जिसे हम हेजीमनी भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परंतु ग्रामसी ने आधिपत्य शब्द का प्रयोग भिन्न रूप में किया है, ठीक है। ग्रामसी ने आधिपत्य शब्द का प्रयोग जो है अलग तरीके से किया है। क्या किया है? ग्रामसी के अनुसार आधिपत्य का आशय क्या है? सहमति है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि आप स्टूडेंट हो और मैं आपका टीचर हूं, आपका नेट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपने अपने आप से मुझे अपने अपने आप को मेरे हवाले सरेंडर कर दिया कि सर आप कुछ भी करिए बस मेरा नेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपने सहमति दे दी है ओवरऑल कि आप कुछ भी करो सर बट हमारा नेट जेआरएफ होना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा आप 2 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, 4 घंटे टेस्ट सीरीज लगाइए, 10 घंटे ये कीजिए, 5 घंटे फर्स्ट पेपर पढ़िए। तो मैं आपके ऊपर क्या कर रहा हूं? आपके ऊपर अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ठीक है, जो कि आपने क्या दिया है, मुझे सहमति दी है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक आधिपत्य का तरीका होता है। तो ग्रामसी कहता है कि आधिपत्य का मतलब क्या है, सहमति से भी लिया जाता है। ग्रामसी के अनुसार आधिपत्य का आशय क्या है, नेतृत्व है, ठीक है, लीडरशिप है। अब देखो यहां पर आधिपत्य अगर दूसरे शब्दों में समझे, अगर बुर्जुआ और एलिट क्लास की बात करें तो यहां पर हम आधिपत्य देखेंगे कि सोसाइटी में आधिपत्य किसका होता है? सोसाइटी में हमेशा अमीरों का आधिपत्य होता है, किसके ऊपर? गरीबों के ऊपर। या कह लें कि बुर्जुआज का हेजीमनी होती है या डोमिनेंस होता है हमेशा किसके ऊपर? प्रोलिटेरिएट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से भी चीजों को आप समझ सकते हैं। तो ग्रामसी के अनुसार आधिपत्य का आशय क्या है? नेतृत्व से है। ग्रामसी के अनुसार आधिपत्य का आशय सहमति से भी है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं कि जैसे प्लेटो के अनुसार विचार क्या है ना, क्या विचार सभी चीजों के सार तत्व हैं, विचार क्या है, कैसे हैं, वो सारी चीजों को आप जब पढ़ते हैं तो वैसे भी आप ग्रामसी के जो आधिपत्य की संकल्पना है या सांस्कृतिक आधिपत्य है उसको आप किस तरीके से समझकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, द मीनिंग ऑफ हेजीमनी इज जनरली टेकन इन अ नेगेटिव वे विच इज कंसिडर्ड सिनोनिमस विद द डोमिनेंस, ठीक है, जिसको हम डोमिनेंस के सिनोनिमस से जोड़ सकते हैं। बट ग्राम्स्की हैज यूज्ड द वर्ड हेजीमनी इन अ डिफरेंट वे, लेकिन ग्राम्स्की ने जो हेजीमनी टर्म्स यूज किया है वो एक डिफरेंट वे में यूज किया है। डिफरेंट वे किस वे में? देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ग्राम्स्की हेजीमनी मीन्स
कंसेंट्स, है ना। सहमति क्या है, हेजीमनी है, या हेजीमनी का मतलब ही क्या है, कंसेंट है। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स्की हेजीमनी मीन्स लीडरशिप। ग्राम्सी कहता है कि हेजीमनी का मतलब क्या है, लीडरशिप या नेतृत्व से है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो लीडरशिप या नेतृत्व जो होता है क्या होता है, ये ग्राम्सी के अनुसार यह नेतृत्व जो होता है वैचारिक होता है हमेशा, ठीक है। ग्राम्सी कहता है कि जो आधिपत्य होता है वह मूलतः कैसा होता है, आधिपत्य मूलतः वैचारिक होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राम्स्की के अनुसार आधिपत्य मूलतः वैचारिक होता है। नेतृत्व बौद्धिक वर्ग के द्वारा किया जाता है, यानी जो आधिपत्य बनाता है वो कौन बनाता है, नेतृत्व का मतलब ही क्या है, आधिपत्य है, हेजीमनी है, ठीक है। नेतृत्व का मतलब ही क्या है, सहमति है, या कह लें आधिपत्य का मतलब ही सहमति है। तो नेतृत्व ये आधिपत्य करता कौन है, तो ये आधिपत्य जो है, यह हेजीमनी जो बनाता है वो बौद्धिक वर्ग बनाता है, इंटेलेक्चुअल क्लास करता है, ठीक है। ग्राम्स्की के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था बने रहने का मूल कारण क्या है। ग्राम्सी कहता है कि पश्चिमी यूरोपीय देशों में पूंजीवादी व्यवस्था क्यों बना हुआ है, इसका मूल कारण क्या है। तो ग्राम्सी कहता है कि पूंजीवादी विचारधारा द्वारा नागरिक समाज पर क्या होता है, आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है, जिससे कि नागरिक समाज कोई रिएक्शन नहीं दे पाता अपना, ठीक है। ग्राम्सी कहता है कि मार्क्स जैसे विचारकों ने तो इतना बड़ा विचार दिया जिससे कि क्रांति हो जाए पूंजीवादी देशों में, लेकिन पश्चिमी यूरोपीय देशों में क्रांति क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है उसका। तो ग्राम्सी बताता है कि पश्चिमी पूंजीवादी देशों में क्रांति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वहां पर क्या है, पूंजीवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं वहां पर, उन्होंने क्या कर रखा है, समाज पर अपना आधिपत्य बना रखा है। कौन से समाज पर, नागरिक समाज पर, ठीक है। नागरिक समाज पर पूंजीवादी विचारधारा के लोगों ने अपना आधिपत्य बना रखा है, और इसी आधिपत्य के कारण समाज में क्रांति नहीं हो पा रही है, या पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों में क्रांति न होने का कारण क्या है, पूंजीवादी विचारधारा का नागरिक समाज पर आधिपत्य स्थापित होना है, ठीक है। क्योंकि वहां के पूंजीवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि हमारा समाज जो है, यूरोपीय समाज सबसे अच्छा है, पूंजीवाद सबसे अच्छा है, ठीक है। अब देखो मैं आपके ऊपर कैसे आधिपत्य बनाऊंगा, एक एग्जांपल के थ्रू सोचो कि मैं बोलूं कि ये मेरा कंटेंट ग्राम्सी का जो भी है ये सबसे बेस्ट है ना। और आंख बंद करके मेरे जैसे ही अगर 4-5 लोग और ऐड करने लग जाएं कि हाँ, कि द पॉलिटिकल फिलोसोफर चैनल पर जो पढ़ाता है वो बेस्ट कंटेंट है ना, तो आप लोग मेरे चैनल पर क्या ना चाहते हुए भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप मेरे चैनल पर का विरोध नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपके लिए ऐड किया जा रहा है, आपके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, आपके प्रति, ठीक है, आपके मन में एक कंसेंट बनाया जा रहा है, एक सहमति गढ़ी जा रही है, जिससे कि आप मेरे चैनल के प्रति क्या हो, वफादार बने रहें, ठीक है। तो यह भी तरीका होता है कि पूंजीवादी विचारधारा के द्वारा नागरिक समाज पर एक आधिपत्य बना लिया जाता है, जिससे कि पश्चिमी यूरोपीय देशों में क्रांति नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ग्राम्सी कहता है सीधी सी बात कि पश्चिमी पूंजीवादी देशों में क्रांति न होने का कारण क्या है, कि पूंजीवादी विचारधारा ने क्या कर रखा है, वहां पर नागरिक समाज पर अपना आधिपत्य या अपना कंट्रोल बना लिया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हमें अगर पूंजीवादी देशों में क्रांति करनी है तो क्या करना पड़ेगा। तो ग्राम्सी कहता है सीधी सी बात है कि क्रांति करनी होगी तो इस नागरिक समाज में क्रांति करनी पड़ेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ग्राम्सी कहता है कि हमें आधिपत्य से निकलना है, अगर हमें हेजीमनी से बाहर आना है तो हमें नागरिक समाज में क्रांति करनी पड़ेगी। और यह क्रांति करेगा कौन, फिर क्वेश्चन उठता है। तो ग्राम्सी कहता है यह क्रांति बुद्धिजीवी वर्ग करेंगे। इसी बुद्धिजीवी वर्ग को क्या बोलता है, ये आधुनिक प्रिंस कहता है, ठीक है। कहता है कि यह बुद्धिजीवी व्यक्ति करेंगे, यह कहता है कि यह साम्यवादी दल करेगा क्रांति, ठीक है। तो आगे देखेंगे, सारी चीजों को आपको लिखा लिखा मिलेगा, टेंशन न लीजिए उसके लिए आप लोग। क्या वीडियो की ऑडियो की क्वालिटी सही है, हाँ बिल्कुल ठीक है अभी तो। चलिए, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स्की दिस लीडरशिप इज एसेंशियली आइडियोलॉजिकल, द लीडरशिप विल बी डन बाय द इंटेलेक्चुअल क्लास, ठीक है।
According to Gramsci, the basic reason for the existence of a capitalist system in a Western European capitalist countries is the domination of a capitalist ideology over the civil society. ठीक है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी ओवर द सिविल सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करेंगे। अब देखिए आगे ग्रामसी खुद स्वीकार करता है, कहता है कि लेनिन ने उसे हेजीमनी की संकल्पना से क्या कराया, परिचित करवाया। तो जो ये प्रभुत्व की अवधारणा है या हेजीमनी का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ग्रामसी कहां से लेता है, तो लेनिन से लेता है। ठीक है, लेनिन ने उसको हेजीमनी के बारे में बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होती है, समाज के ऊपर पूंजीपति अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, जिसके कारण समाज में क्रांति नहीं हो पाती है। पर ग्राम्स्की ने इस संकल्पना का विस्तृत व मौलिक विश्लेषण कर दिया है, किसका, आधिपत्य का। चाहे आप आधिपत्य बोल लें, चाहे आप हेजीमनी बोल लें, चाहे आप कंट्रोल बोल लें, चाहे आप डोमिनेंस बोल लें, सारे शब्दों का मतलब क्या है, एक है। चाहे आप सहमति बोल लें, यहां पर ग्राम्सी ने सहमति भी बोला है इसे। ठीक है, ग्राम्सी ने इस संकल्पना का विकास इसलिए किया ताकि उन कारणों को खोजा जा सके जो मार्क्स की मुख्य प्रस्थापना के बावजूद औद्योगिक रूप से विकसित पश्चिमी यूरोपीय देशों में क्रांति नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि ग्राम्सी ने इस संकल्पना, कौन संकल्पना, आधिपत्य की संकल्पना का विकास क्यों किया, क्योंकि इसलिए किया ग्राम्सी ने आधिपत्य की संकल्पना का विकास ताकि ग्राम्सी उन कारणों का पता लगा सके जिसकी वजह से यूरोपीय देशों में क्रांति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से पश्चिमी पूंजीवादी यूरोपीय देशों में क्रांति नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसलिए ग्राम्सी ने बताया कि पश्चिमी यूरोपीय देशों में क्रांति क्यों नहीं हो पा रही है, इसके लिए उसने एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत था, आधिपत्य का सिद्धांत, हेजीमनी का कॉन्सेप्ट, अगर आसान भाषा में समझे तो। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि थोड़ी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, थोड़ी बहुत टिपिकल लग रही होंगी। जो चीजें आपको ना समझ में आए आप कमेंट करके जरूर पूछ लें। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाने का वे जो होगा मेरा थोड़ा सा स्लो मोशन में होगा, धीरे पढ़ाऊंगा और चीजों को आराम आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा फास्ट नहीं बोला जा रहा अभी मुझसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्राम्स्की हिमसेल्फ एडमिट्स दैट लेनिन इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ हेजीमनी। ठीक है, ग्राम्सी खुद ही एडमिट करता है इस बात को कि लेनिन ने उसे जो है हेजीमनी के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया था। बट ग्राम्सी हैज डन द डिटेल्ड एंड ओरिजिनल एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इसको। ग्राम्स्की डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रीजन विच आर नॉट अलाउइंग रेवोल्यूशन टू द टेक प्लेस इन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज डिस्पाइट द मार्क्स मेन प्रपोजन। ठीक है, तो मार्क्स के जो मेन प्रपोजन था, मार्क्स का जो मुख्य विचार था कि पूंजीवाद का अंत करना और साम्यवाद या समाजवाद की स्थापना करना था। तो पूंजीवादी देशों में क्रांति क्यों नहीं हो रही भैया, ग्राम्सी तो यही पता लगाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी पता लगाने की कोशिश करने के चक्कर में इसने एक सिद्धांत दे दिया, हेजीमनी का सिद्धांत, आधिपत्य का सिद्धांत। और इस आधिपत्य के सिद्धांत के माध्यम से ग्राम्स्की ने बताया कि पश्चिमी यूरोपीय देशों में, पश्चिमी पूंजीवादी यूरोपीय देशों में क्रांति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वहां के पूंजीवादी देशों ने आधिपत्य बना रखा है। कहां पर, नागरिक समाज के ऊपर, नागरिक समाज के ऊपर। ठीक है, तो ग्राम्स्की कहता है कि हमें इस नागरिक समाज में क्रांति करनी पड़ेगी, और वह क्रांति कैसी होगी, सक्रिय क्रांति होगी या निष्क्रिय क्रांति होगी। ठीक है, तो ग्राम्स्की कहता है क्रांति जो होगी वह निष्क्रिय क्रांति होगी, ना कि सक्रिय क्रांति। अब आप एक एग्जांपल के थ्रू समझें कि आप अपनी फैमिली में रह रहे हैं। ठीक है, आपकी फैमिली में 4-5 लोग हैं। ठीक है, ये आपका ग्राम प्रधान या आपके एमएलए हैं ये। ठीक है, एमएलए ने आपको कुछ बोल दिया और आपने एमएलए के अगेंस्ट क्या कर दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया, कुछ करना चाहा आपने। तो सबसे पहले जो है आपके परिवार वाले ही आपको इस एमएलए के अगेंस्ट में या इस विधायक के अगेंस्ट में जाने से रोकेंगे। क्यों, क्योंकि ये परिवार क्या है, परिवार एक नागरिक समाज है और एमएलए क्या है, यह राजनीतिक समाज है। ठीक है, समाज को
ग्रामसी ने 2 टाइप में डिवाइड करके देखा है, आगे आपको एक चार्ट में दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप जब कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके परिवार वाले ही आपको रोकेंगे, ठीक है, क्योंकि नागरिक समाज क्या करती है, नागरिक समाज जो है वो शासक वर्ग को वैधता प्रदान करती है, सहमति प्रदान करती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको सीखनी है, जब तक आप चीजें सीखेंगे नहीं बेहतर तरीके से तब तक आप चीजों को क्लियर वे में आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। विकसित पूंजीवादी देशों में सर्वहारा क्रांति न होने का कारण वह प्रभुत्ववादी वर्ग की सांस्कृतिक हेजीमनी को मानता है। कौन? ग्राम्स्की। ग्राम्सी कहता है कि विकसित पूंजीवादी देशों में सर्वहारा या मजदूरों की क्रांति क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसका कारण क्या है, उसका कारण है प्रभुत्ववादी वर्ग की सांस्कृतिक हेजीमनी, यानी कि बुर्जुआ वर्ग की, अमीरों की जो है सांस्कृतिक हेजीमनी है, कल्चरल डोमिनेंस बना हुआ है, जिसकी वजह से पूंजीवादी विकसित देशों में क्रांति नहीं हो पा रही है, ऐसा ग्राम्स्की बताता है। हेजीमनी का तात्पर्य है प्रभुत्वशाली वर्ग की वह वैचारिक क्षमता जिसके माध्यम से वह प्रभुत्वहीन यानी गरीब या उपाश्रित वर्गों की सहमति हासिल करता है। ग्राम्स्की की इस अवधारणा का केंद्रीय विचार है कि जनता शक्ति द्वारा शासित न होकर, ठीक है, ग्राम्सी जो है हेजीमनी के द्वारा बताता है कि जनता जो है शक्ति के द्वारा शासित नहीं होती बल्कि विचारों के द्वारा शासित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राम्सी का जो हेजीमनी का कॉन्सेप्ट है, ये हेजीमनी के कॉन्सेप्ट का मेन विचार क्या है, इसका केंद्रीय विचार यही है कि जनता शक्ति के द्वारा शासित नहीं होती बल्कि आधिपत्य के द्वारा, विचारों के द्वारा ही शासित होती है, ठीक है। तो ये ग्राम्सी का मेन आइडिया है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। He considered the cultural hegemony of the dominant class as the reason for the absence of proletariat revolution in the developed capitalist countries। ठीक है, इसको बोल्ड करके लिखा गया है तो आप समझदार हैं, इसको आप अपने नोट्स में ऐड करते चलेंगे। फिर hegemony means the ideological capability of the dominant class through which is gains the consent of the non-dominant or subaltern classes। नेक्स्ट है the central idea of this concept, ठीक है, किसका? हेजीमनी का, ठीक है। हेजीमनी का सेंट्रल आइडिया क्या है कि the people are not governed by the power, ठीक है। पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो उनके ऊपर आप शक्ति के द्वारा गवर्न नहीं कर सकते आप उनको, बट बाय द आइडियाज, लेकिन आप विचारों के द्वारा उनके ऊपर शासन कर सकते हैं, ऐसा जो है ग्राम्स्की बताने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ग्राम्स्की के जो कल्चरल हेजीमनी है, जो हेजीमनी है, उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि व्यक्ति के ऊपर आप शक्ति के द्वारा नियंत्रण नहीं बना सकते। नियंत्रण बनाना है तो आपको विचारों के द्वारा बनाना पड़ेगा, विचारों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से ही आधिपत्य स्थापित हो पाएगा। हालांकि हेजीमनी में सहमति गढ़ने की क्षमता अर्थात वैचारिक प्रभुत्व व शारीरिक बल द्वारा स्थापित प्रभुत्व दोनों आते हैं, ठीक है। पर ग्राम्सी ने किसकी बात की है? जहां पर प्रभुत्व स्थापित करने की बात आती है, कोई शक्ति के द्वारा स्थापित कर लेता है प्रभुत्व, तो कोई विचार के द्वारा कर सकता है, ठीक है। या तो आपको कोई डरा धमका के आपके ऊपर प्रभुत्व स्थापित कर ले, आपको अपने अंडर में कर ले, या तो आपको अपने विचारों से प्रभावित करके आपको अपने अंडर में कर ले, है ना। जैसे मैं कहूं आपको, मैं पिटाई करूंगा अगर आप लोग मेरी क्लास नहीं देखेंगे, एक तो ये डर जाएंगे आप, हाँ नहीं सर की क्लास देखेंगे। दूसरा, मैं आपको इतना इन्फ्लुएंस कर दूं कि आप अगर मेरी क्लास नहीं देखोगे तो आप फेल हो जाओगे, तब भी आप सोचोगे हाँ यार सही, सर सही बोल रहे हैं। तो दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस करने का तरीका है ये, दोनों तरीके से आपके ऊपर आधिपत्य बनाने का तरीका है। लेकिन ग्राम्सी मानता किसको है ये जरूरी है, क्योंकि ग्राम्सी हम पढ़ रहे हैं, तो ग्राम्सी कहता है कि ये विचारात्मक जो वैचारिक प्रभुत्व को ये ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, ना कि जो शक्ति वाले प्रभुत्व को, ठीक है। ग्राम्सी कह रहा है शारीरिक बल द्वारा प्रभुत्व और हेजीमनी दो तरीके से गढ़ सकते हैं आप। हेजीमनी एक शारीरिक और विचार, है ना, दोनों तरीके से आप हेजीमनी बना सकते हैं, फिजिकल फोर्स के द्वारा भी और आइडियोलॉजिकल इंपैक्ट के द्वारा भी आप हेजीमनी बना सकते हैं। लेकिन ग्राम्सी मानता किस बात को है? तो ग्राम्सी जो है वैचारिक प्रभुत्व को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, ना कि शारीरिक प्रभुत्व को। अब यहां से क्वेश्चन बना देगा कि ग्राम्सी ने वैचारिक प्रभुत्व की बजाय शारीरिक प्रभुत्व का ज्यादा समर्थन किया है,
या फिर क्वेश्चन दे दे कि ग्रामसी ने केवल शारीरिक प्रभुत्व का समर्थन किया है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में जब एग्जामिनर आपसे गलती कराने की सोच लेगा। ठीक है, तो आपके नोट्स में, आपकी बुक में सारी चीजें लिखी होती हैं, बस आप उनको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम में गलती करके आते हैं और यही क्वेश्चन होता है कि सर ये क्वेश्चन नया आ गया था। अरे भाई, क्वेश्चन 2-4 नया आ सकता है यार। हर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में 100 नया थोड़ी पूछ लेगा एग्जामिनर। 100 में 100 नया नहीं पूछ सकता। 100 में मैं मानता हूं 10 क्वेश्चन नया आ सकता है। तो यार 10 क्वेश्चन अगर छोड़ भी दोगे, 90 क्वेश्चन है आपके पास, 10 छोड़ोगे क्यों? 10 तुक्का भी लगाओगे, 2-3 तो सही होंगे, 4 तो सही होगा एटलीस्ट, है ना। इतना तो आप लोग अपना पॉजिटिव माइंड बना के जरूर चलें। अतः सांस्कृतिक या वैचारिक साधनों के द्वारा समाज पर नियंत्रण करना ही क्या है? हेजीमनी है। किसके अनुसार? ग्रामसी के अनुसार। ठीक है, ग्रामसी कह रहा है कि सांस्कृतिक या वैचारिक साधनों का प्रयोग करके समाज पर, खास करके नागरिक समाज पर नियंत्रण स्थापित करना ही क्या है? प्रभुत्व कहलाता है या हेजीमनी कहलाता है। इसी को ही हम हेजीमनी के नाम से जानते हैं, ऐसा ग्रामसी कहता है। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हुआ आप लोगों का? चलिए, अभी बहुत टाइम है, 36 मिनट हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल्दो हेजीमनी इंक्लूड्स बोथ द एबिलिटी एंड क्रिएट्स कंसेंट, आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस एंड डोमिनेंस एस्टैब्लिश्ड थ्रू द फिजिकल फोर्स। ठीक है, तो डोमिनेंस दो तरीके से, हेजीमनी दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस होता है, दूसरा होता है फिजिकल के थ्रू। ठीक है, बट ग्रामसी मानता किसको है? ग्राम्स्की कंसिडर, ठीक है, आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस टू द मोर इंपॉर्टेंट, टू बी मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ग्राम्स्की ने आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, ना कि फिजिकल फोर्स को या फिजिकल डोमिनेंस को। सो हेजीमनी इज अ कंट्रोल ओवर सोसाइटी थ्रू कल्चरल या आइडियोलॉजिकल मीन्स। चलिए, इस प्रकार हेजीमनी का तात्पर्य है वैचारिक परिवर्तन कर, अर्थात किसी व्यक्ति का माइंड वॉश कर, सर्वहारा के दिमाग में यह बैठा देना। सर्वहारा का मतलब गरीब या मजदूर। ठीक है, उसके दिमाग में यह विचार बैठा देना कि पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी मूल्य, पूंजीवादी व्यवस्था ही सबसे अच्छी व्यवस्था है। जैसे आप लोग अभी डरे हुए हैं, आप लोगों को एक एग्जांपल कि तो मान लो आपका नेट नहीं आ रहा, तो आप लोग सोचते हैं सर मुझे कुछ नहीं आता। आपको आता है बेशक से, लेकिन आपका एग्जाम नहीं निकला इसलिए आप डर गए हैं, आपको कुछ नहीं आता। और मैं आपके दिमाग में डर बैठा दूं, अगर आपने ये नहीं लिया, मेरा कोर्स नहीं खरीदा, ये मॉड्यूल नहीं लिया, फलाना नहीं लिया, तो आपका आरपीएससी पेपर रह जाएगा इस बार, है ना। तो ये क्या है? ये एक हेजीमनी क्रिएट करना होता है, एक वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करना होता है ना। ये आजकल आपको बड़ी बड़ी कोचिंगें देखने कर, बड़ी बड़ी कोचिंगें यही यूज करती हैं, वैचारिक प्रभुत्व आपके ऊपर स्थापित करती हैं, क्योंकि आप पहले से डरे हुए हैं, एक बार दो बार पेपर में फेल हो चुके हैं और आपको लगता है हाँ यार सर सही बोल रहे हैं, अगर मैंने इनका कोर्स नहीं लिया तो मैं फिर फेल हो जाऊंगा, है ना। जबकि होता क्या है एक्चुअली में, आपको सारी चीजें आती है, आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाया जाता है। ठीक है, कि बताया जाता है कि यही मॉड्यूल, यही कोचिंग, यही नोट सबसे बेस्ट है, इसी से ही सारा कुछ आता है ना। तो ये होता है एक हेजीमनी बनाने का तरीका, इसी को कहते हैं वैचारिक हेजीमनी या वैचारिक प्रभुत्व कहते हैं। ठीक है, इससे आपका दिमाग बिल्कुल माइंड वॉश कर दिया जाता है, आपके दिमाग में ऐसी चीजें बैठा दी जाती हैं जिसको आप सत्य मान जाते हैं। तो इन सब चीजों से आप अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें। ठीक है, आगे देखते हैं। वैचारिक परिवर्तन होने पर शोषित यानी सर्वहारा पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ क्रांति नहीं करता। ठीक है, अगर आपका एक बार वैचारिक परिवर्तन हो गया तो जो गरीब वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, तो वह पूंजीवादी व्यवस्था में कभी भी क्रांति नहीं करता। ग्रामसी इसीलिए तो कह रहा है कि यूरोपियन, जो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देश है, वहां पर क्रांति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहां पर अमीर लोगों ने जो है गरीब लोगों के दिमाग में यह बैठा दिया है कि पूंजीवादी व्यवस्था सबसे अच्छी है, पूंजीवादी व्यवस्था में रोजगार मिलता है, पूंजीवादी व्यवस्था में आपको आजादी मिलती है। तो ये सारी बातें जो है मजदूरों के दिमाग में बैठा दी गई है, जिससे मजदूरों ने अपना मालिक उन्हें मान बैठे हैं। ठीक है, अमीरों को मजदूरों ने क्या दे दिया है? सहमति दे दी है, हाँ सरकार आप ही सही हो, आप जो कहते हो वही सब कुछ सही है। ठीक है, तो ये ग्रामसी बताने का प्रयास करता है कि मार्क्स जो इतना अपना विचार दिया कि क्रांति पूरी दुनिया में होगी, क्रांति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पूंजीपतियों ने वैचारिक आधिपत्य स्थापित कर दिया है।
ठीक है। Thus, hegemony means bringing about ideological change. एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्रेन वॉशिंग द प्रोलेटेरिएट एंड मेकिंग देम बिलीव दैट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट वैल्यू एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम आर द बेस्ट। ठीक है, तो यह बताया जाता है कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ट है, कैपिटलिस्ट वैल्यू जो है वो बेस्ट है, और कैपिटलिस्ट सिस्टम ये क्या है, ये सारी चीज़ें बेस्ट है। When there is a ideological change, the exploited proletariat does not revolt against the capitalist system। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, आइडियोलॉजिकल चेंज होने की वजह से ही जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है, एक्सप्लॉइटेड क्लास कौन होता है, मजदूर वर्ग, ठीक है, वर्किंग क्लास या प्रोलेटेरिएट क्लास जो होता है, वो कभी भी जो कैपिटलिस्ट क्लास है, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट में कभी भी विद्रोह, कभी भी रिवोल्ट या कभी भी क्रांति नहीं करता। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर इसमें, वैचारिक परिवर्तन के बाद सर्वहारा पूंजीवादी संरचनाओं को क्या करता है, अपने हृदय से स्वीकार कर लेता है कि हाँ सर जी आप ही हमारे माई बाप हो। ठीक है, जैसे कोचिंग वाले कह देते हैं कि आपको थोड़ी सी चीज समझ में आ जाती है उनकी, तो आप उनको अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं कि नहीं सर आप जो करेंगे वही सब कुछ है, आप ही मेरे भगवान हैं। ठीक है, तो यही होता है पूंजीवाद में भी। ठीक है, पूंजीवाद आपका क्या करता है, ब्रेन वॉश कर देता है। ठीक है, वैचारिक परिवर्तन के बाद गरीब वर्ग या सर्वहारा क्या करता है, पूंजीवादी संरचनाओं को अपने हृदय से स्वीकार कर लेता है, अर्थात उसे सहमति या वैधता प्रदान कर देता है। ठीक है, जो आजकल कोचिंग वाले कर रहे हैं। मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं। चलिए, वैचारिक परिवर्तन व सहमति निर्माण का यह कार्य जो है कौन करता है, नागरिक समाज की संस्थाएं करती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जो वैचारिक परिवर्तन होता है, जो सहमति प्रदान की जाती है, वह सहमति कौन देता है, नागरिक समाज देता है। अर्थात नागरिक समाज में कौन कौन चीजें आती हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा अभी एग्जाम में, देखना बना हुआ है, मैं आपको 2017 का पेपर दिखाऊंगा अभी। ठीक है, नागरिक समाज में परिवार, स्कूल, विश्वविद्यालय, ट्रेड यूनियन, चर्च, मीडिया आदि गैर राजनीतिक संरचनाएं, जो राजनीतिक संरचनाएं नहीं है। ठीक है, जो राजनीतिक संरचनाएं नहीं है वो सब किस में आएंगी, नागरिक समाज में आएंगी। जो राजनीतिक संरचनाएं होंगी, पुलिस प्रशासन, सेना, आर्मी, ये सब क्या होंगी, ये सब नागरिक समाज नहीं बल्कि राजनीतिक समाज के अंग होंगे वो। ठीक है, तो आपको नागरिक समाज और राजनीतिक समाज का अंतर अभी आगे चार्ट के माध्यम से भी समझ में आ जाएगा। तो वैचारिक परिवर्तन का निर्माण कौन करता है, वैचारिक परिवर्तन की सहमति कहां से मिलती है, तो वैचारिक परिवर्तन की सहमति जो है वो केवल और केवल नागरिक समाज से ही मिलती है। आफ्टर आइडियोलॉजिकल चेंज द प्रोलेटेरिएट एक्सेप्ट्स द कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर्स wholeheartedly, they give consent and legitimacy to it. This work of ideological change and consent building is done by the institution of a civil society, non-political structure like a family, school, university, trade union, church, media and etc. ठीक है, तो ये सब क्या हैं, ये सब सिविल सोसाइटी के पार्ट हैं। कौन कौन से, फैमिली, स्कूल, यूनिवर्सिटीज और ट्रेड यूनियन, चर्च, मीडिया, ये सब क्या हैं, जो नॉन पॉलिटिकल हैं। ये सब क्या हैं, ये सब सिविल सोसाइटी के पार्ट हैं। इसीलिए आगे देखिए बोल्ड करके लिखा है, इसीलिए ग्रामसी जो है नागरिक समाज को राज्य के पीछे खड़ी किलों व मिट्टी की बांधों की शक्तिशाली प्रणाली कहता है। इसीलिए ग्रामसी कहता है कि जो नागरिक समाज होता है, ठीक है, वो क्या है, एक मिट्टी का किला है, शक्तिशाली बांध की तरह काम करता है, जो शासक वर्ग की सुरक्षा करता है, शासक वर्ग की सुरक्षा करता है, शासक वर्ग को वैधता प्रदान करता है। कौन, यही नागरिक समाज। यही नागरिक समाज शासक वर्ग के प्रति विद्रोह करने से रोकता है। जैसे आप चाहो किसी विधायक के प्रति, मोदी जी के प्रति आप चाहो तो विद्रोह करो, तो सबसे पहले आपको नागरिक समाज में ही रोक दिया जाएगा, आपके परिवार रोक देंगे। आपके परिवार से नहीं माने तो आपको पड़ोसी आपको रोकेगा, अरे कहाँ जा रहे हो यार उसको आदमी का विरोध करने। आप नहीं माने तो आपको विधायक रोकेगा, अरे कहाँ जा रहे हैं, मोदी की पावर कितनी है, आपकी पावर कहाँ है ना। तो ये क्या है, नागरिक समाज आपको क्या करता है, शासक वर्ग का विरोध करने से रोकता है। तो इसीलिए ग्रामसी कहता है ये नागरिक समाज क्या है, एक किलो की मिट्टी की बांधों की जैसा है। जैसे किला आपने देखा होगा, राजा महाराजाओं का किला होता था, ठीक है,
जिससे उनका साम्राज्य पूरी तरीके से घिरा रहता था। तो यही नागरिक समाज क्या कर रहा है, एक किले की तरह, एक दीवार की तरह काम करता है, यह एक सुरक्षा वॉल की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये समझने का प्रयास करें नागरिक समाज। तो ग्रामसी कहता है अगर हमें शासक वर्ग का विद्रोह करना है, शासक वर्ग का विरोध करना है, तो हमें इस नागरिक समाज के किले को भेदना पड़ेगा। ठीक है, इस नागरिक समाज के किले को भेदना पड़ेगा और क्रांति कहां करनी पड़ेगी, नागरिक समाज में क्रांति करनी पड़ेगी। चलिए, ग्रामसी के अनुसार इस सांस्कृतिक प्रभुत्व से मुक्त होने के लिए नागरिक समाज में क्या है, क्रांति करनी होगी। जो सांस्कृतिक प्रभुत्व किसने बना रखा है, पूंजीपतियों ने, अमीरों ने, किसके ऊपर, गरीबों के ऊपर। अगर हमें इस सांस्कृतिक प्रभुत्व से, इस कल्चरल हेजीमनी से बाहर निकलना है तो हमें क्रांति करनी पड़ेगी। कहां पे क्रांति करनी पड़ेगी, तो नागरिक समाज में। क्यों, क्योंकि यही नागरिक समाज क्या है, किले की तरह काम करता है। किसके लिए, शक्तिशाली वर्ग के लिए, अमीरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए नागरिक समाज क्या करता है, किलों के जैसा काम करता है, दीवार की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हमें इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा, ग्रामसी कहता है। ठीक है, नागरिक समाज में क्रांति जो कौन करेगा, बुद्धिजीवी वर्ग करेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि नागरिक समाज में जो क्रांति कौन करेगा, तो क्रांति जो है बुद्धिजीवी वर्ग करेगा, इंटेलेक्चुअल क्लास करेगा। ठीक है, दैट्स वाई ग्राम्स्की कॉल्स सिविल सोसाइटी अ पावरफुल सिस्टम ऑफ फोर्ट्स एंड earthen dams, ठीक है, standing behind the state. According to Gramsci, to get free from this cultural dominance, a revolution will have to be brought about in civil society. तो revolution हमें कहाँ लानी पड़ेगी, इस civil society में लानी पड़ेगी। ठीक है, the revolution in civil society will be brought about by intellectual classes. अब इस सिविल सोसाइटी में जो रेवोल्यूशन होगा कौन करेगा, बुद्धिजीवी वर्ग करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करेंगे। ये स्ट्रक्चर समझ के हम इस क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे, क्योंकि मेरे कान में आज पता नहीं कैसे बैठने से पेन हो रहा है, कभी नहीं होता ये, कभी कभी कोई नसें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो रहा नहीं जा रहा है इसकी वजह से, तो ये मैं स्ट्रक्चर समझ के हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो ग्रामसी क्या कहता है, समाज को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, कहता है समाज में एक आधार होती है, दूसरा अधिसंरचना होता है। एक बेस होता है, दूसरा सुपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेस में क्या होता है, आधार में इसमें उत्पादन की प्रणाली आती है, यानी कैपिटलिस्ट पूंजीवादी उत्पादन की प्रणाली होती है इसमें, यानी कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। लेकिन अधिसंरचना में क्या क्या आता है, क्वेश्चन नेट में पूछा गया है। तो ग्रामसी के अनुसार अधिसंरचना में कानूनी राजनीतिक ढांचा, धर्म, नैतिक आदर्श, सामाजिक प्रथाएं, ये सब क्या है, ये सब सुपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, रिलीजियन, मोरल आइडियाज, सोशल प्रैक्टिसेस, ये सब क्या है, ये सब हैं सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो, अब ग्रामसी कहता है कि इसी अधिसंरचना के माध्यम से ही प्रभुत्व स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ग्रामसी कहता है कि अधिसंरचना के माध्यम से ही, सुपर स्ट्रक्चर के माध्यम से ही हम, कोई भी व्यक्ति या शासक वर्ग क्या करता है, समाज में प्रभुत्व स्थापित करता है। अब देखो, प्रभुत्व की संरचनाओं के बारे में कह रहा है, तो प्रभुत्व की संरचनाओं को ग्रामसी ने दो टाइप में डिवाइड किया है। एक कह रहा है कि नागरिक समाज के द्वारा प्रभुत्व स्थापित किया जाता है, दूसरा कह रहा है ग्रामसी राजनीतिक समाज के द्वारा भी प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। लेकिन महत्व तो ज्यादा किसको देता है ग्रामस्की, ग्रामस्की कहता है कि नागरिक समाज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेजीमनी को स्टैब्लिश करने में, प्रभुत्व स्थापित करने में। ठीक है, कैसे है ये समझते हैं थोड़ा सा हम। प्रभुत्व की संरचनाओं की बात तो कर रहा है ना ग्रामस्की। अब देखिए चलिए, नागरिक समाज में देखो ग्रामसी क्या कहता है कि नागरिक समाज भी क्या है, प्रभुत्व की संरचना है, और राजनीतिक समाज भी प्रभुत्व की संरचना है। लेकिन ज्यादा फोकस किस पर है उसका, सिविल सोसाइटी पर। जैसे हीगल ने भी नागरिक समाज का कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखो ग्रामसी, यहाँ पे देखो एरो बना के मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ से ये दिख रहा होगा क्लियर आपको। अब देखो पहला पॉइंट, नागरिक समाज के बारे में क्या कहता है ग्रामस्की, कहता है कि नागरिक समाज, ग्रामस्की जो है नागरिक समाज में वैचारिक परिवर्तन का समर्थन करता है। ग्रामस्की कहता है कि अगर हमें आधिपत्य से बचना है, अगर हमें शोषण से बचना है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, नागरिक समाज में क्रांति करनी पड़ेगी, नागरिक समाज में विचारधारात्मक परिवर्तन लाना पड़ेगा। फिर आगे कहता है ग्राम्स्की, देखो यहां से, सहमति मूलक संरचना है नागरिक समाज। ग्राम्स्की कहता है कि यह सहमति प्रदान करता है, ठीक है। नागरिक समाज पर बुद्धिजीवियों के द्वारा क्या होता है, नियंत्रण हो जाता है, अमीरों का नियंत्रण होता है। इस नियंत्रण के कारण गरीब वर्ग क्या कर देते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं, ठीक है। तो ग्राम्स्की के अनुसार नागरिक समाज क्या है, एक सहमति मूलक संरचना है जो शासक के प्रति गरीब वर्ग अपनी सहमति इस नागरिक समाज के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। फिर नागरिक समाज के बारे में ग्राम्स्की आगे क्या कहता है कि ग्राम्स्की कह रहा है कि नागरिक समाज में क्रांति का समर्थन करता है। कह रहा है कि अगर हमें आधिपत्य से निकलना है तो हमें क्रांति करनी पड़ेगी, कहां पे, नागरिक समाज में करनी पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको जरूर ध्यान में रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं इसलिए मैंने इसको यहां पर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट्स आप याद कर लें इसको। चलिए, अब हमने देख लिया नागरिक समाज ये क्या है, ये सहमति मूलक संरचना है। अब देखिए नागरिक समाज में आता क्या क्या है, पहले ये भी देख लीजिए साथ में, परिवार, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, चर्च, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, ठीक है। ये सब क्या है, नागरिक समाज के लक्षण है। और नागरिक समाज क्या है, वैधता मूलक संरचना है, ध्यान रखना। नागरिक समाज क्या करती है, लेजिटिमेसी स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। यह शासक के प्रति गरीबों की वैधता को समर्थन देती है। अब दूसरी संरचना क्या है प्रभुत्व की, राजनीतिक समाज, ठीक है। राजनीतिक समाज में कौन कौन लोग आते हैं, पुलिस आती है, सेना आती है और राज्य आता है, ठीक है। और यह क्या है, यह बल प्रयोग मूलक संरचना है, ठीक है। अगर ग्राम्स्की कहता है कि जब नागरिक समाज फेल होता है, ठीक है, जब यह वैधता मूलक संरचना फेल हो जाती है, या नागरिक समाज जो सहमति मूलक संरचना है यह जब फेल होती है, उसके बाद बल प्रयोग मूलक संरचना का प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा, शासक द्वारा। शासक जो है तब जो है बल प्रयोग संरचना का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये समाज की स्ट्रक्चर को आप अच्छे समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हालांकि मैं पीपीटी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग प्लीज पेशेंस बनाए रखें, सारी चीजें आपको क्लियर वे में समझाई जाएंगी। अगले पार्ट में हम देखेंगे युद्ध और क्रांति के संबंध में विचार, इसी का अगला पार्ट है, ठीक है, जस्ट जुड़ा हुआ है कि क्रांति कैसी होगी, परंपरागत बुद्धिजीवी क्रांति करेंगे, ठीक है, या आधुनिक करेंगे, कौन करेगा क्रांति, ठीक है। तो ये सारी चीजों को एक एक करके हम आगे समझेंगे। और आप लोग ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है गतिशील युद्ध और स्थितियों का युद्ध, ठीक है, वॉर ऑफ मैनूवर, वॉर ऑफ पोजीशन, ये आया हुआ है क्वेश्चन 2022 के पेपर या 2023 में आया हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा अभी मेरी हेल्थ सही नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा सा अभी इसको और कवर कर लेता आगे से। बट वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।